हेलो बच्चों, आज हम बीए सेकेंड ईयर में स्विट्जरलैंड में लोक निर्णय और आरंभ का प्रयोग कैसे किया जा सकता है तथा संवैधानिक प्रावधान और प्रक्रिया बताई गई कि कैसी उनके लोक निर्णय की प्रक्रिया कैसी है और उनके प्रावधान क्या क्या है। तो शुरुआत हम संवैधानिक प्रक्रिया देखें कि स्विट्जरलैंड में लोगों द्वारा निर्णय लिए गए आरंभक क्या है और लोक निर्णय क्या है और संवैधानिक प्रावधान और उसकी प्रक्रिया क्या है। तो शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट, लोक निर्णय। इसमें 1848 में निर्मित स्विट्जरलैंड संविधान में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरणों लोक निर्णय और आरंभकों को अपनाया गया है और 1998 में निर्मित तथा अप्रैल 1999 में लागू किए गए स्विट्जरलैंड संविधान में भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र के इन उपकरणों की व्यवस्था की गई है। नवीन संविधान के अनुच्छेद 138 से 142 में लोक निर्णय और आरंभक को अपनाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। स्विट्जरलैंड में लोक निर्णय को अलग अलग विषयों पर अनिवार्य और ऐच्छिक दो अलग अलग रूपों को अपनाया गया है। लोक निर्णय की व्यवस्था संवैधानिक संशोधन और सामान्य व्यवस्थापन दोनों के द्वारा ही संबंध है। यानी आरंभक जो पुराने जो चली आ रही बातें वही ले रहे हैं, वही फैसला ले रहे हैं। तो लोक निर्णय यानी लोगों द्वारा जो लोक निर्णय आरंभक को अपनाए, यानी पूरा जैसे पहले से चली आ रही परंपरा वही संविधान में वापस डाल दी और लोगों का निर्णय लेने की बात कही गई कि हर बात में लोग ही निर्णय लेंगे। जो कल हम उनकी विशेषता में पढ़ा था कि लोग यहाँ तक कि कानून संसद कानून बनाए तो उनके अवैध भी घोषित लोग निर्णय कर सकते हैं और लोगों को सबसे ज्यादा शक्ति स्विट्जरलैंड के संविधान में मिली है, तभी वहां को प्रजातंत्र का घर कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है पूर्व संवैधानिक संशोधन और अनिवार्य लोक निर्णय। यानी संवैधानिक संशोधन के प्रसंग में अनिवार्य लोक निर्णय की व्यवस्था की गई है। संवैधानिक संशोधन के दो चरण हैं, संशोधन की प्रस्तावना और संशोधन की पुष्टि। इन दोनों ही चरणों के प्रसंग में अनिवार्य लोक निर्णय की व्यवस्था की गई है। यानी जो भी संशोधन करेंगे अनिवार्य रूप से तो दो चरण है, एक तो संशोधन प्रस्तावना में, एक संशोधन की पुष्टि, दोनों चरणों में। तो लोक निर्णय अनिवार्य रूप से किसमें करते हैं इसमें देखेंगे हम। संशोधन प्रस्ताव की पुष्टि के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 195 में स्पष्ट कहा है कि पूर्ण या आंशिक संशोधन के प्रस्ताव तभी लागू होंगे जबकि उन्हें मतदान में भाग लेने वाले स्विट्जरलैंड नागरिकों को बहुमत तथा कैंडिडेटों के बहुमत द्वारा स्वीकार किया जाएगा। यानी एक तो पूर्ण या आंशिक, पूर्ण रूप से तो वही है कि बहुमत, अगर बहुमत मिला कैंडिडेटों को, जो राज्य को कल भी पढ़ा था हमने 13 कैंडिडेट हैं और 6 कैंडिडेट हैं, अर्ध कैंडिडेट हैं, तो उस राज्य में जो लोग रह रहे उनसे मत करवाए जाएंगे, वोट करवाए जाएंगे। बहुमत स्वीकार हुआ तो संविधान में संशोधन होगा। और पूर्ण संवैधानिक संशोधन का प्रस्ताव दो परिस्थितियों में अनिवार्य रूप से लोक निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। आंशिक रूप से तो बहुमत साबित हुआ कैंडिडेटों और लोगों का तो समझो कि आंशिक रूप से वो संशोधन होगा, और बहुमत साबित नहीं हुआ तो संविधान में संशोधन नहीं कर सकते। लेकिन पूर्ण संवैधानिक संशोधन में दूसरी बात है, जैसे पहले बताइए, यदि प्रस्ताव संघीय संसद के किसी एक सदन या संघीय शासन द्वारा प्रस्तावित किया गया है और उसके संबंध में दोनों सदनों में मतभेद हो, यानी ये पूर्ण संशोधन। संघीय संसद, केंद्र सरकार की संसद और संघीय शासन जो दोनों में, राज्यों की संसद, उन व्यवस्थापिका दोनों में अगर मतभेद हो तो फिर बाद में ये पूर्ण संशोधन की बात हुई है।
दूसरा, यदि संशोधन प्रस्ताव 1 लाख स्विट्जरलैंड मतदाता द्वारा प्रस्तावित किया गया है तो इसे जनता के सम्मुख स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। यानी संशोधन होने के बाद 1 लाख जनों ने, राज्यों के और केंद्र की व्यवस्थापिका दोनों में से 1 लाख ने हाँ कह दिया तो फिर बाद में स्वीकृति किसको, जनता द्वारा स्वीकृत होगी और जनता उसमें भाग लेगी, उनका निर्णय करेगी। ये है लोक निर्णय। तो पूर्व संवैधानिक संशोधन और पूर्ण इस प्रकार से पूर्ण संवैधानिक संशोधन और अनिवार्य लोक निर्णय। पूर्ण संशोधन भी हो सकता है, लेकिन जब तक अनिवार्य रूप से लोक निर्णय नहीं लोगे तो संविधान में संशोधन नहीं हो सकता है। तो इसके स्विट्जरलैंड में कुछ अलग ही संविधान संशोधन की प्रक्रिया मानी जाती है। तीसरा है संविधान के आंशिक संशोधन का प्रस्ताव और लोक निर्णय। यदि संविधान में आंशिक संशोधन का प्रस्ताव सविन्यासिक आरंभक के रूप में संघीय संसद के पास भेजा जाए, यानी राज्य से केंद्र की ओर, तो संघीय संसद इससे लोक निर्णय के लिए जनता के सम्मुख और कैंटनों के सम्मुख प्रस्तुत करेगी। यानी अगर संविधान आंशिक रूप से संशोधन भेज दिया जाए और किसके पास, केंद्र सरकार के पास, तो केंद्र सरकार क्या करेगी, व्यवस्थापिका उनको, जो संसद है वो जनता से राय लेगी और कैंटनों से राय लेगी कि ये संशोधन किया जाए या नहीं किया जाए। संघीय संसद अपनी ओर से इसकी स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए सिफारिश कर सकती है। यदि संघीय संसद इसकी अस्वीकृति के लिए सिफारिश करती है तो वह अपनी ओर से वैकल्पिक प्रस्ताव तैयार कर सकती है। जनता और कैंटन एक साथ दोनों प्रस्तावों, मूल, आरंभक और वैकल्पिक प्रस्ताव पर मतदान करेगी। यानी क्या ये संशोधन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस हिसाब से वो वोट करेगी। विपरीत होना है तो हाँ में वोट देगी और नहीं होना तो नहीं में। यदि मतदाताओं का बहुमत और कैंटनों का बहुमत इन दोनों में से किसी एक का प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है तो उस प्रस्ताव को स्वीकार समझा जाएगा। लेकिन यदि एक प्रस्ताव को जनता के बहुमत की स्वीकृति प्राप्त होती है और दूसरे को कैंटन का बहुमत प्राप्त होता है, तब दोनों ही प्रस्ताव को अस्वीकार किया जाएगा। यानी कैंटन का बहुमत साबित हुआ और जनता का नहीं हुआ तो वो संविधान में संशोधन होगा। और दोनों अगर बहुमत हुआ, कैंटन का भी बहुमत हुआ और लोगों का भी बहुमत हुआ, तो फिर बाद में वो स्वीकार समझा जाएगा, वो संशोधित होगा। लेकिन जनता का तो बहुमत हुआ, लेकिन किसका, कैंटनों का बहुमत नहीं हुआ, तो उस समय ये आंशिक संशोधन, यानी इसमें निर्णय नहीं लिया जाएगा और वो अस्वीकृत माना जाएगा। इस बातों के लिए संविधान में संशोधन नहीं किया जाएगा। जनता 1 लाख मतदाता सामान्य सुझाव के रूप में अविन्यास आरंभ में भी संविधान के संशोधन का प्रस्ताव संघीय संसद को भेज सकती है। यदि संघीय संसद सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है तो वह आंशिक संशोधन का प्रारूप तैयार कर सकता है और जनता और कैंटनों के सम्मुख लोक निर्णय के लिए प्रस्तुत करती है। यानी जनता कह रही है कि ये कानून बनाओ, फिर बाद में संघीय सरकार यानी संघीय व्यवस्थापिका वो वापस जनता के सम्मुख लोक निर्णय के लिए वापस भेजा जाता है, क्योंकि सभी उसमें हाँ है या नहीं, सभी की हाँ है या नहीं है। लेकिन यदि वह आरंभक प्रस्तावों से असहमत है तो वह इसे जनता के सम्मुख निर्णय के लिए रखेगी और जनता इस बात का निर्णय करेगी कि प्रस्ताव पर आगे कार्रवाई हो अथवा नहीं हो। यदि जनता आरंभक प्रस्ताव को स्वीकार करती है तो संसद आरंभक प्रस्ताव के सामान्य सुझाव को आधार बनाकर तत्संबंधी विधेयक का प्रारूप रूप तैयार कर देती है। यानी संसद आरंभक जो पुरानी परंपरा आरंभक पहले से आ रही बातें, वो प्रस्ताव अगर सुझाव दे दिए जाए और जनता उनको स्वीकार कर दे तो फिर बाद में ये बातें हो सकती है कि हाँ संविधान में संशोधन
हो सकता है। तो यह है लोक निर्णय का आरंभक का प्रयोग। आरंभक यानी अभी तो जैसे 99 में लागू हुआ, 98 में संविधान लिखा गया, तो ये वो नहीं, ये आरंभक उस बात की कह रहे हैं जब संविधान नहीं था उसका, जब पहले पढ़ चुके हम क्या 1948 में, 1848 में, तो वो बातें आ रही कि वो आरंभक पहले के लिखे हुए इसमें वो बातें आ रही तो संशोधित होगा, उसकी बातें नहीं आ रही और जनता निर्णय ले रही है तो आंशिक संशोधन होगा। चौथा है संशोधन प्रस्ताव की पुष्टि हेतु लोक निर्णय। संशोधन प्रक्रिया का दूसरा चरण संशोधन की पुष्टि है, और चाहे पूर्ण संशोधन का प्रस्ताव हो या आंशिक संशोधन का, संशोधन की पुष्टिकरण हेतु एक ही प्रक्रिया अपनाई जाती है। संशोधन की पुष्टि हेतु प्रस्ताव को लोक निर्णय के लिए रखा जाता है। संशोधन तभी पारित समझा जाएगा जबकि कैंटनों के बहुमत तथा स्विट्जरलैंड संघ की जनता के बहुमत द्वारा उसे स्वीकार कर लिया जाए। कैंटनों के बहुमत का निर्णय करने में पूरे कैंटन का मत एक तथा अर्ध कैंटन का मत आधा, यानी 6 है अर्ध, यानी कि 6 अर्ध कैंटीन, 6 अर्ध कैंटीन है तो उनके वोट 3 ही पड़ेंगे, क्योंकि दोनों मिलकर एक कैंटीन होती है। आधा है तो 6 के 3 होंगे और इनके पूरे कैंटीन के 1 वोट होगा। इस प्रकार संशोधन पारित कर समझे जाने के लिए यह आवश्यक है कि कम से कम 11/1/2 कैंटनों द्वारा जनता के बहुमत द्वारा उसे स्वीकार कर लिया जाए। जनता के बहुमत और कैंटनों के बहुमत द्वारा स्वीकार कर लिए जाने पर संविधान में संबंधित संशोधन को या हो जाता है। यानी बहुमत कुल मिलाकर आरंभक, कैंटीन और लोग ये स्वीकार कर ले तो ये बातें सामने आ सकती है और संशोधन के प्रस्ताव को पुष्टि मिल जाती है। कब मिलेगी? जब लोग निर्णय लेंगे। 5वां है लोक निर्णय की स्वीकृति की प्रक्रिया, अनुच्छेद 142। संवैधानिक 142 लोक निर्णय की प्रक्रिया में, इसमें जनता हेतु मत हेतु प्रस्ताव स्वीकार समझे जाएंगे यदि मतदान में भाग लेने वाले मतदाताओं का बहुमत उसे स्वीकार करता है। जिन प्रस्तावों को जनता के मत हेतु और कैंडिडेटों के मत हेतु प्रस्तुत किया जाता है उसे तभी स्वीकृति समझा जाएगा या स्वीकार समझा जाएगा जबकि मतदाता में भाग लेने वाले मतदाताओं का बहुमत और कैंडिडेटों का बहुमत 23 में से 12 कैंडिडेट प्रस्ताव को स्वीकार कर दे, यानी आधे से 1 ज्यादा। कैंटन के मत का निर्णय कैंटन में लोकप्रिय मतदान के आधार पर होगा। कैंटनों के मत की गणना 6 अर्ध कैंटन जैसे ओ वाल्डेन, नीड वाल्डेन, बसेल सिटी और बसेल लैंड, अपर जैन, आउटलैंड, इस तरह से ये उनके राज्यों के नाम है। और इनर रोड्स में से प्रत्येक मत को आधा और पूर्ण कैंटनों में 20 के मत को गिना जाएंगे। कैंटनों में लोक निर्णय संघीय संविधान के अनुसार सभी कैंटनों में संविधान संशोधन संबंधी विधेयकों पर अनिवार्य लोक निर्णय की व्यवस्था है। 10 पूर्ण कैंटीनों और 1 अर्ध कैंटीनों में सामान्य कानून पर भी अनिवार्य लोक निर्णय की व्यवस्था, 9 पूर्ण कैंटीन और 1 अर्ध कैंटीन में सामान्य कानून एवं ऐच्छिक लोक निर्णय की व्यवस्था है। अर्थात संबंधित संविधानों में निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर निश्चित संख्या में मतदाता द्वारा लोक निर्णय की मांग की जा सकती है। शेष कैंटीनों में लोक निर्णय की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। कुछ कैंटीनों में कैंटोनियन राज्य वित्त संबंधी विषयों पर भी लोक निर्णय की व्यवस्था
की गई है। उदाहरण के लिए कुछ कैंटीनों में ये व्यवस्था की गई कि 1 लाख फ्रेंच या उससे अधिक रकम के खर्च किए करने के लिए 2 लाख या उससे अधिक राशि के वार्षिक खर्च के लिए लोक निर्णय करवाया जाए। तो अलग अलग राज्यों में कैंटीनों यानी राज्यों में अपने खर्च के लिए अलग अलग किया जा सकता है। इस प्रकार से सुनिए मैम, आरंभक स्विट्जरलैंड में आरंभक की व्यवस्था संविधान संशोधन संबंधी विधेयकों के विषय में भी है, साधारण विधायी प्रस्तावों पर नहीं। इसलिए संवैधानिक आरंभक कहा जा सकता है, यानी संविधान में संशोधन विधेयकों के विषय में ही या विधायी प्रस्तावों में नहीं, यानी विधेयक कानून में नहीं है। कानून जो आर्थिक रूप से या बजट की बात करें तो वो बजट के विषय में विधायी प्रस्ताव नहीं करेंगे आरंभक में। बजट उसके अलावा साधारण कानून बने तो आरंभक पहले की जो है वो किया जा सकता है। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार संविधान के पूर्ण संशोधन तथा आंशिक संशोधन दोनों ही विषय में आरंभक का प्रयोग किया जा सकता है। यानी संशोधन में वर्तमान व्यवस्था में पूर्ण संशोधन आंशिक जो पहले पढ़ चुके हम, वो दोनों बातों को आरंभक का प्रयोग किया जा सकता है। दोनों ही प्रकार के आरंभक का प्रयोग 1 लाख मतदाताओं द्वारा किया जा सकता है। यदि उक्त संख्या में स्विट्जरलैंड नागरिक पूर्ण संशोधन या आंशिक संशोधन के लिए याचिका दे तो उस प्रार्थना पत्र पर लोक निर्णय लेना आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार से कहने का मतलब नागरिक अगर कहे पूर्ण संशोधन या आंशिक संशोधन की याचिका दायर करे न्यायपालिका में, तो फिर बाद में वो जीत जाए तो वो संशोधन हो सकता है। 1 लाख मतदाता के हस्ताक्षर 6 महीने की अवधि के भीतर कुछ किए हुए होने चाहिए। यानी 1 लाख लोगों के हस्ताक्षर 6 महीने की अवधि तक ये संशोधन होने के लिए न्यायालय में जा सकता है। नवीन संविधान के अनुच्छेद 139 कोष्टक 3 में जनता की आरंभक की शक्ति पर एक प्रतिबंध अवश्य ही लगाया गया। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि कोई आरंभक देश की एकता या अंतर्राष्ट्रीय कानून की अनिवार्य नियमों का सम्मान नहीं करता तो संघीय संसद इस आरंभक को संपूर्ण अंशों में कुछ अंशों में अवैध घोषित कर सकता है। यानी लोग आरंभक जो परंपरा से आ रही है वो वोट कर रहे हैं, कोई संशोधन ऐसा है जो देश के लिए खतरा है या देश की अवहेलना कर रहे हैं, संविधान की अवहेलना कर रहे हैं, तो फिर बाद में संघीय संसद यानी केंद्र सरकार की व्यवस्थापिका उनको अवैध घोषित कुछ अंश तक थोड़े कुछ अंशों के लिए वो अवैध घोषित कर सकती है। पूर्ण संशोधन के लिए प्रस्तुत आरंभक को यदि स्विट्जरलैंड मतदाताओं का बहुमत स्वीकार कर ले तो संघीय सभा का विघटन कर दिया जाएगा। यानी अगर संशोधन में आरंभक के यदि स्विट्जरलैंड में मतदाता का बहुमत हो जाए तो लोकसभा भंग हो जाएगी और चुनाव के बाद निर्मित नई संघीय तथा संविधान में संशोधन का कार्य करती है। आंशिक संशोधन के लिए आरंभक का प्रयोग पूरे विधेयक के रूप में अर्थात सविन्यासी रूप से किया जा सकता है। मोटे सुझावों के रूप में अर्थात अविन्यासित रूप से किया जा सकता है। जब आंशिक संशोधन के लिए अविन्यासी रूप से आरंभक का प्रयोग किया जाता है और यदि व्यवस्थापिका उससे सहमत होती है तो ये सुझावों के अनुसार संशोधन विधेयक तैयार कर उस पर जनता व कैंटोनों का मत लेती है। कुल मिला के आप कह सकते हैं कि जनता पावरफुल है। यदि व्यवस्थापिका उन सुझावों से सहमत नहीं होती है तो उन सुझावों पर लोक निर्णय लिया जाता है। यदि लोक निर्णय में जनता का बहुमत सुझावों का समर्थन करता है तो व्यवस्थापिका इस बात के लिए बाध्य होती कि वह सुझावों के अनुसार संशोधन विधेयक तैयार कर उस लोगों को व कैंटीनों को मत ले। यानी सुझाव सारे आ गए और बार बार जनता सुझाव दे रही तो फिर बाद में संसद व्यवस्थापिका द्वारा वो कैंटीनों की और लोगों की तरफ भेजेंगे और उनसे राय ली जाएगी। आंशिक संशोधन की याचिका यदि संशोधन विधेयक के साथ प्रस्तुत की जाए और यदि संघीय संसद उससे सहमत होती है तो उसका तुरंत ही जनता और कैंटीनों का मतदान कराया जाता है। यदि जनता और कैंटीनों का बहुमत इसके पक्ष में हो तो संविधान में संशोधन होना है।
वरना नहीं। यदि संघीय संसद जनता द्वारा निर्मित विधेयक के विरुद्ध हो तो मतदाताओं की स्वीकृति के लिए सलाह ली जाती है या वैकल्पिक प्रस्ताव तैयार किया जा सकता है और जनता इसे स्वीकार करने के लिए आग्रह करती है। तो कैंटन में आरंभक भी जेनेवा में लेकर संविधान संशोधन विधेयक पर ही आरंभक की व्यवस्था की गई है। शेष सभी कैंटनों में संवैधानिक संशोधन और सामान्य कानून दोनों ही संबंध में आरंभक की व्यवस्था की गई है। आरंभक के प्रयोग की पद्धति संबंधित कैंटनों में संविधान के निर्धारित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से बच्चों संवैधानिक स्विट्जरलैंड में संवैधानिक संशोधन आरंभक और लोक निर्णय द्वारा किया जाता है।